बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मलिक रियाज की मिन्नत समाजत काम आई है और ना ही जो उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है अवाम के नाम पे, उस पर किसी ने कान धरे हैं। उनकी अरबों रुपए मालियत की जायदादें आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में नैब जो है वो नीलाम कर रहा है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया है। फरूक एच नाइक साहब जो हैं वो उनके वकील हैं और फरूक एच नाइक साहब जो हैं वो सदर मुल्कत आसफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब हैं। तो एक गुंजल जी तो ये नजर आती है, लेकिन सूरत ये बनी हुई है कि जनाब मलिक रियाज साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है। एक और रेफरेंस 3 खरब रुपए मालियत के एक रेफरेंस जो है वो भी सामने आया है। वो इल्जाम क्या है और उसमें इमरान खान साहब जो है वो भी मुलजम बनेंगे। वो कैसे मुलजम बनेंगे? अच्छा, ये मलिक रियाज साहब का जो मामला है ना, ये सिर्फ मलिक रियाज का मामला नहीं बल्कि जितने भी माफियाज हैं ना, ये मैं खबर दे रहा हूं आपको, उन पे पक्का हाथ डालने का ये फैसला कर लिया गया है। अमले ततहीर कहते हैं ना जिसको, सफाई का अमल, वो किसी किस्म की एस्टेब्लिशमेंट हो, वहां ये अमल जो है होना ही होना है। और GHQ से लेके वजीर आजम हाउस तक और वजीर आजम हाउस से लेके ऐवान सदर तक एक हलचल सी मची हुई है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आसफ अली जरदारी साहब ने, उनके हवाले से एक बात सामने आई है कि फिर एक मरतबा एक पंजाबी धोखा दे रहा है। वो पंजाबी कौन है या कौन हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। ये जो हुकूमत है, इसने मलिक रियाज वाला जो मामला था ना, ये समझा जा रहा था जनाब नैब के जो सरबराह हैं, उन्होंने जब इन्होंने दुबई में ये शुरू किया था अपना प्रोजेक्ट, तो उन्होंने ये कहा था कि ना वहां ये ब्लैक मनी वाला मामला है और जो वहां पाकिस्तानी जो है वो सरमायाकारी करेगा तो हम उसको ही पकड़ेंगे। और कई लोग पकड़े भी हैं उन्होंने। तो ये वो रिटायर्ड जनरल है नैब वाले जो है। और अब जो है इनका DHA के साथ एक फड्डा सामने आया है। कोई 13, मैं मेरे इल्म के मुताबिक था कि साहब 10 खरब रुपए इन्होंने देने हैं। अब पता चला कि 1300 कुछ खरब रुपए जो है ये इन्होंने DHA के देने हैं मलिक रियाज साहब ने, जिसकी इन्होंने सालसी की पेशकश की थी, जब साल उठा लेते हैं जो मेरी तरफ निकलेगा मैं दूंगा वगैरह वगैरह। इस तरह की बात नहीं की थी इन्होंने कि लोगों का रुपया डूब जाएगा। ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करते, पहले भी मैंने अर्ज किया, सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की बातें किया करते थे जब 460 अरब रुपए इनके ऊपर जुर्माना लगा था, या कह लें हरजाना कह लें या जुर्माना कह लें, जो भी, एक किस्त दी है इन्होंने, कोई किस्त नहीं दी इन्होंने। तो अब जनाब मलिक रियाज साहब की वो जायदादें वो तो नीलाम हो रही है। उनकी जो ट्वीट शीट थी उस पर किसी ने कहा नहीं दे रहा, बल्कि उसके बाद काम और तेज हो गया। अब इसकी जो ऑनरशिप है ये लग ही रहा है जनाब फौज जो है ये पीछे पड़ी हुई है मलिक रियाज के। एक बात तो इस पे जनाब वहां से ये कहा गया जनाब 2 चीजें हैं जो जिसके असरात जो है बद असरात जो है जो फौज पे पड़ रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जनाब हुकूमत जो है उनकी ओनरशिप ले। एक तो ओनरशिप जो है उसका ऐलान कर दिया गया है, वो ये है कि FIA ने जो कुछ छापा छुपा मारा था वो मैंने आपके सामने रखा भी था। उसकी पूरी तफसीलात के क्या क्या वहां पकड़ा गया, और मैंने ये भी अर्ज किया था जनाब एक ट्रस्ट है और वो मैंने दिखाया भी था, वो इनकी वालदा के नाम पे, मलिक रियाज की वालदा जो नाम के नाम पे बेगम अख्तर रक्साना मेमोरियल ट्रस्ट और अस्पताल वगैरह वो सारा, वो जनाब ओनरशिप ले लिए हुकूमत ने। और जो हमारे वजीरे इतलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने जनाब एक बयान जो है वो वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं जनाब वो छापे की सारी तफसीलात बताते हैं, वही तस्वीरें वगैरह जो मैंने रात दिखाई थी वही उस वीडियो में मौजूद है। और वो कहते हैं जनाब वो जो रावलपिंडी वाला अस्पताल है, तो वहां जनाब जो छापे के दौरान 1 अरब 12 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं और उन्होंने सबूत वगैरह दिलाने की वही बातें जो मैंने रात की थी वही उन्होंने की है। और दूसरी ओनरशिप जो है वो ये कहा जा रहा है कि जनाब 9 मई जो है ना, 9 मई का जुर्म, ये सिर्फ फौज के खिलाफ जुर्म नहीं था, ये रियासत के खिलाफ जुर्म था, पूरी रियासत के खिलाफ एक जुर्म था। तो 9 मई वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं बशमूल इमरान खान, तो ये आप ये कह के जानना छड़ाएं कि ना फौज जाने और इमरान खान जाने या 9 मई वाले जाने, इसकी ओनरशिप भी आपको लेना पड़ेगी। तो इस ओनरशिप के हवाले से भी जो है एक आध दिन में सूरत जो है वाजे हो जाएगी, हुकूमत जो है ओनरशिप लेगी इसकी, एक बात होगी। और दूसरी बात यह कि एक दिन पहले मैंने विलाप किया था कि आधी रात को वजीर दफा आसिफ खारजा को क्या हो गया, उनका एक ट्वीट था जो मैंने आपके सामने रखा था। तो
कल पूरा दिन जो है इस पे बहस होती रही है, टीवी चैनल पे बात होती रही है, और एक साहब जो है वो ये खबर लेके आए कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा जनाब दिया है कि कोई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है रेवेन्यू, शायद सियालकोट के हैं, तो जनाब उनको एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया है। तो ये जनाब उनके सरपरस्त हैं, तो ये चाहते हैं कि जनाब उनको छोड़ दिया जाए। तो इन्होंने जनाब इस्तीफा भिजवा दिया है वजीर आजम हाउस, और ये कहा है कि जनाब या उसको छोड़ें या फिर मेरा इस्तीफा कबूल करें। और उसके बाद एक और खबर देते हैं जनाब, फिर जनाब जाके मिले हैं। ये जो होते हैं ना साफी या इस तरह की खबरें देने वाले, फिर एक ऐसी खबर देते हैं जनाब ये खबर मैंने जो दी थी ये ठीक थी, लेकिन फिर ये हालात हो गए जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। वो कहते हैं ना, फिर वो जाके मिले मरी में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आप नहीं, आप इस्तीफा ना दें वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ख्वाजा साहब ने इसकी तरदीद कर दी है, और तरदीद भी पूरा दिन चलता रहा ये इशू। वो पता नहीं सोए हुए थे दिन को, तो रात को 1:30 बजे के करीब ना 1:20 पे 25 मिनट पे ना रात को, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जनाब ये ट्वीट करकाया है जनाब ये फेक है, अपनी ख्वाहिश को खबर बना के बंदा पेश कर रहा है वगैरह वगैरह। तो ये जो ट्वीट है ना उनका, ये इसको आप महदूद पैराए में ना ले, सियालकोट के अफसर की हद तक ना ले। वैसे उन्होंने कल इतनी जरूरत भी नहीं की, मैंने जो कहा था वैसे वजीर दिफा है तो उनको चाहिए कि जनाब वो पूरा काम ठोक बजा के काम करें, जिन्हें भी करना हथ पाउन जिन्होंने पाने वाली गल है। ट्वीट तो उन्होंने कड़का था कि जनाब पुर्तगाल में जमीनें और पता नहीं क्या ब्यूरोक्रेसी आदि जो है, और फिर और भी कौन बाहर लोग जो मैंने शारतन कल बताया था कौन कौन हो सकते हैं, तो वो जनाब उन्होंने किया था। तो वो जनाब ये सियालकोट वाला इशू जो है इस हद तक नहीं है। ये वैसे तो उन्होंने टीके का नाम भी नहीं लिया था, वो मैंने अपने तौर पर बताया जब टीके की बात कर रहे हैं कि 2 अरब की उन्होंने इस्लामिया ली थी। बुजदार का वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता था तारक रशीद, तो रिटायर हो गया होगा, तो उसकी उन्होंने बात की थी। तो ये जनाब जो मैंने अमलियत तहीर शुरू हो गया हुआ है इधर भी उधर भी, तो ये उसकी तरफ वो ज़ाहिर हुकूमत का भी हिस्सा है, वजीर दिफा भी है, और वजीर दिफा के तौर पे वो जो उनका बयानिया होता है वो आपको पता है किन लोगों की बात वो कर रहे होते हैं और किन के कहने पे बात कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मैंने माफियाज को हाथ डालने का जो फैसला वगैरह, वो जो चीनी माफिया है इसके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये नहीं है कि जनाब शहबाज शरीफ के बेटों के मिलने हैं, जरदारी साहब के शुगर मिलने हैं, और ओमनी ग्रुप जो है वो फ्रंट मैन के तौर पे अनवर मजीद वगैरह जो है वो जरदारी साहब के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें चाहते हैं। तो अब ये खबर ये है, ये तो पूरा दिन मीडिया में चलती रही है खबर कि जनाब 19 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है ना वो पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली है, और 18 शुगर मिल मालकान जो है उनका नाम ECL में डाल दिया गया है। ये बात, ये शुगर माफिया जो है इसको भी कंट्रोल करना, जितने भी माफियाज हैं, गुटखा माफिया उसको भी कंट्रोल करना है, जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया था। अब जो मामला है, मामला यह है कि जनाब एक नया स्कैंडल जो है, बल्कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि हलचल है GHQ में भी, वजीर आजम हाउस में भी, ऐवान सदर में भी, वो इसी हवाले से है। वहां हलचल से रात ये नहीं है कि जनाब वहां कोई घबराहट है, आप ये कह लें कि जनाब वहां कुछ सरगर्मियां हैं। ये सारे मामले जो है, और ये तीनों जो जिनका मैंने जिक्र किया है, ये इनके जो रुझान है वो मिलता जुलता है, या जोर जबरदस्ती के जरिए बनाया गया है, या फिर इन्होंने खुद ही रजाकराना तौर पे ये फैसला किया है कि जनाब अब किसी भी, यानी करप्शन का सफाया 2025 है ना, 2025 ये कह लें जनाब, वो कहते हैं करप्शन का सफाया करना है। ब्यूरोक्रेसी में है, कहां भी, जहां भी, जिस अदारे में भी है, आप सामने है या छुपा हुआ है, जो भी है, ये जनाब वो कहते हैं कौन फैसला कर रहा है करप्शन के खिलाफ, कौन है। कल मैंने जिक्र किया था जनाब, वो नाक की सीध में चलने वाले साहब हैं, और उनके अपने अदारे में अगर वो सीध से इधर उधर कोई बंदा होता है जाती ख्वाहिश की बुनियाद पे, तो उसका भी वो तिया पंचा किया जाएगा। और दूसरी जो खबर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जाहद कशकोरी साहब जो हैं बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, और उनकी खबरें जो हैं वो दुरुस्त होती हैं, और उन्होंने ये खबर दी है कि जनाब 2020 में जो इनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू की थी, और इंक्वायरी शुरू की थी डिप्टी कमिश्नर जो हैं इनलैंड रेवेन्यू, उन्होंने ये कहा था जनाब
कि 3 खरब रुपए की बेनामी ट्रांजैक्शन उन्होंने पकड़ी थी बहरिया टाउन में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो कहते हैं ना, वो उसकी मंजूरी लेनी होती है, जो भी मामला होता है। तो वो जनाब इमरान खान साहब जो है, इन्होंने वो इंक्वायरी रोक दी थी। वज़ीर आज़म थे और उस वक्त जनाब इमरान खान का तूती बोलता था, तो वो जनाब उन्होंने वो रोक दी थी। अब वो इंक्वायरी दोबारा फिर जो है वो शुरू हो गई हुई है। वो एक और रेफरेंस जो है वो बनने जा रहा है, और उस रेफरेंस में इमरान खान साहब जो हैं वो भी मुलज़म होंगे, क्योंकि इंक्वायरी रोकने के सबूत जो हैं वो मौजूद है। ये है खबर। तो ये मैंने कहा ना कि जब हर बड़े माफिया पे हाथ डाला जाएगा, फैसला ये हुआ है, आगे जाके पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो बहरहाल, और दूसरी बात यह है कि जनाब जरदारी साहब और जो मलिक रियाज साहब हैं, इनका बड़ा गहरा तल्लुक रहा हुआ है। तो अब खबर यह है कि जनाब आपको याद ही होगा कि आसिफ अली जरदारी को हटा कर जनाब आसम मुनीर को सदर बनाने के हवाले से जो खबरें आई थी, और 3000 कनाल राजी का एक खत सामने आया था जनाब, खबर सामने आई थी खत की कि मलिक रियाज ने ये पेशकश की है कि जनाब ये जो जमीन है ये आप ले लें, इस तरह की। और फिर एक साहब आए थे जिन्होंने ये तरदीद की थी इन चीजों की, 2 मरतबा उन्होंने तरदीद की है। पहले तरदीद जो वो गैर वाजे थी, फिर वाजे तौर पर तरदीद की गई। तो मैंने कहा जब जिसका जो काम है वो ओनरशिप ले। पहले मैंने अर्ज किया कि जनाब इन्होंने मुल्क रियाज के खिलाफ जो कार्रवाई छापा छापा पड़ा है, वो हुकूमत ने ओनरशिप ले ली उसकी। और दूसरा ये जो ओनरशिप है कि जनाब इसकी तरदीद वाली बात जो है वो भी उन्होंने फिर अब बाज़ाब्ता तौर पे फौज की तरफ से इसकी तरदीद आ गई। जनाब ये तो बहुत नॉनसेंस बात है, इसकी चक्कर ही कोई नहीं था, ये क्या खबर किसी ने चला दी हुई है। तो वो अब जो जरदारी साहब है ना, उनका बड़ा अच्छा करीबी तल्लुक रहा है मलिक रियाज साहब के साथ, और उन्होंने एक कोशिश भी की। और कोशिश जो उन्होंने की, उनका ख्याल था कि जनाब ये जो बहरिया टाउन पाकिस्तान में जो कुछ उन्होंने किया है, 2 नंबरियां, इसकी तो खैर है। और मैंने इनके वकील के हवाले से एक बात बताई थी, आपको याद होगा, मलिक रियाज के कि जनाब ये जो पाकिस्तान में है ना उनके प्रोजेक्ट्स, वो तो बस कह लें कि जनाब उनके मुंह में जीरा वाली बात है। असल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके, वो तो दुबई और दीगर ममालिक में, दुबई में शुरू किए हैं और जो दीगर ममालिक में वो शुरू करने वाले हैं वो हैं। तो वो अब पता ये चला है कि जनाब ख्वाहिश थी उनकी कि जनाब सदर साहब की कि जनाब ये जो है ना, जो मुल्क से बाहर इश्यूज हैं उनको न छेड़ा जाए। यानी वो कहते हैं जनाब ये जो ऐसे लगे आउट ऑफ सर्कल जाके या अपने हदूद से बाहर जाके दुबई में जो उनका काम है, अगर उसको ना छेड़ा जाए, ये उनकी ख्वाहिश थी। बिलवास्ता तौर पे या बिलावास्ता तौर पे किसी भी अंदाज में उनकी ये खास जो है उन साहबान तक पहुंचाई गई जनाब, या उन साहबान के जरिए पहुंचाई गई जनाब, जो फौज के भी करीब है, जो फौज ही के समझे जाते हैं और जरदारी साहब के बड़े करीब है। तो ये मामला हो, तो अब पता ये चला कि वो भी कोई कामयाब नहीं हो सकी। कहते जनाब ब्लैक मनी जड़ी भी है, जड़ी तो पाकिस्तान चुके ही ऐसी सारी फंडनी है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि जरदारी साहब जो हैं ये शायद बहरिया टाउन के साथ इनकी बड़ी दिलचस्पी है, बड़ी मोहब्बत है, कोई शायद पार्टनर वगैरह ये मैं बता दूं आपको 2 टोक खबर कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं प्रेसिडेंट जो हैं, उनको जो अगर कोई इशू है तो वो जो शायद ये बहुत सारे लोगों ने खबर हो के नवाब शाह में भी बहरिया टाउन है, उसकी हद तक उनका इंटरेस्ट हो सकता है, दिलचस्पी हो सकती है। बाकी बहरिया टाउन के कराची वाला प्रोजेक्ट हो, लाहौर वाला प्रोजेक्ट हो, पिंडी वाला, पेशावर वाला, इस्लामाबाद वाला, किसी प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बात होगी। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि यान अली नाम के एक मॉडल जो है वो पकड़ गई थी डाटा ले जाते हुए दुबई में। तो नाम आ गया जनाब बीच में जरदारी साहब का। हालांकि जरदारी साहब के साथ जिस तरीके से उनका स्कैंडल बनाया गया था कोई चक्कर नहीं था। तो फिर उनके वकील बन गए जनाब लतीफ खोसा साहब यान अली के। तो जनाब इस अफवाह को तकवीत मिली इस बात से, और फिर लोग कहना शुरू हो गए ना, देखिए ना कि जरदारी साहब ने वकील भी अपना दिता ओदी मदद वास्ते या हमारे वास्ते। अब जो सूरत हाल ये है कि जो बहरिया टाउन के बड़े वकील हैं उसके पास, और देखते हैं कि कौन सा वकील किस वक्त कहां उनके काम आ सकता है। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दी थी, जो
नीलामी हो रही है उनकी जायदादों की, हुक्म इम्तनाई के लिए तो फारूक एच नायक जो सेनेटर भी हैं पीपल्स पार्टी के और जुडिशियल कमीशन के रुकन भी हैं, उनके जरिए जनाब उन्होंने दरखास्त दी थी और फिर हुक्म इम्तनाई हो गया था। फिर वो दरखास्त जो है खारिज होगी। आज 7 अगस्त को उन जायदादों की नीलामी जो है वो हो रही है। तो अब उन्होंने फारूक एच नायक साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अपील फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वो अपील जो ये रुकनी नहीं है, नीलामी जो है आज होनी है, क्योंकि जो उन्होंने अपील फाइल की है, मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देख रहा था तो वहां जनाब जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बेंच बैठा हुआ है तो उसकी जो काज लिस्ट है, जो जिमनी काज लिस्ट जारी हुई है, उसमें भी ये वाला केस नहीं लगा हुआ। अब वहां केस लगने का अपने अब तो नया तरीकाकार आ गया है, तो बारी भी होती है और फिर एक कमेटी जो है वो फैसला करती है कि जनाब इसमें क्या अर्जेंसी है क्या नहीं है। तो क्योंकि वो लगा नहीं हुआ इसलिए वो नीलामी जो है रुकनी नहीं है और आज नीलामी जो है हुक्म इम्तनाई आएगा तो रुकेगी ना, हुक्म इम्तनाई का कोई चांस नहीं देगा, नीलामी जी है हो जानी है। और दूसरी बात की मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अवारनेस सदर में बड़े मुहतात गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जाहिर है फिर वो जब नवाबशाह जाते हैं या नोडेर हो जाते हैं उस वक्त जो वो गुफ्तगू करते हैं जो उनके खास लोग हैं उनके साथ बैठ के, तो उस वक्त जनाब जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो फिर दिल की बातें भी, जाहिर दिल की बातें किसी के साथ तो उन्होंने करनी है ना। तो पता ये चला है कि वहां उन्होंने एक साहब का जिक्र हो रहा था कि जनाब आपका तो वो बहुत करीब है, ये जो भी वो मामला उन्होंने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब एक मरतबा फिर एक पंजाबी जो है वो धोखा दे रहे हैं। अब ये मैं वादे कर दूं कि जो पंजाबी से मुराद उनकी ना आसम मुनीर साहब है ना ही मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ है। तो ये मैंने फिर पूछा कि जनाब वो कौन साहब, मुझे तो उन्होंने वो इशारों के नाम में बताया था। तो फिर मैंने एक वाक्य सुना जनाब किया वही साहब है, उनका नाम वही साहब है जिनके बारे में तहफुजात का इजहार किया है जरदारी साहब ने। तो मैंने ये अर्ज किया, अच्छा वाक्य मैं आपको सुना देता हूँ कि जनाब जो हुसैन मेहंदी साहब है, मेजर जनरल हुसैन मेहंदी, वो डीजी रेंजर्स हुआ करते थे और मुशर्रफ दौर में पूरे पंजाब के लिए स्याह सफेद के मालिक थे। तो कुछ दोस्त एक दफा मिलके आए उनसे रिटायरमेंट के बाद, तो उन्हीं साहब का जिक्र छिड़ गया वहां पे। तो उन्होंने कहते हैं ना बड़े दुखी दिल के साथ कहा कि मैंने तो उसके अपने बच्चों के बराबर रखा हुआ था और वो कोई रोक टोक नहीं थी, कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं होती थी, जब दिल करे आए जब दिल करे जाए, ये अपना घर था उसका। तो अब देख लें, वो कहते हैं ना कि जनाब बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, अब मैं रिटायर हो गया हूं तो जनाब वो जो भी उन्होंने गिला शिकवा जैसे बच्चों के साथ किया जाता है, तो वो कहा एक मरतबा वो कहते जनाब मैं घर पे नहीं था, वो आए तो मैंने देखा जनाब जो पाइप पड़ा हुआ था लान में, तो वो ना पौधों को पानी दे रहे थे, इस हद तक यानी वो घर का फर्द बने हुए थे। तो इसी तरह की जो बात है ना, ये जरदारी साहब जो है वो कर रहे हैं कि जनाब मे भी जरदारी साहब ने ये मामला सेटल करने के लिए उन्हें कुछ कहा हो और वो उन्होंने ना बात की हो। जाहिर है फिर जो जिनके दो कश्तियों में पांव होते हैं, सियासतदानों के साथ भी तलकात होते हैं और फिर फौज के साथ भी तलकात होते हैं, फिर जाहिर है फिर उनका जो वजन है वो ताकतवर के साथ ही जाता है। इस तरह की सूरत। दूसरा जो फरूक नाइक के हवाले से बातें हो रही है कि जनाब जो है शायद ये तासर खत्म करने के लिए जनाब मलिक रियाज की सरपरस्ती जनाब जरदारी साहब कर रहे हैं, ये तासर खत्म करने के लिए वो जनाब फरूक नाइक को कह दें कि जनाब आप इनकी वकालत ना करें वगैरह वगैरह, वो अभी तो लगा ही नहीं किया। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि ये जो वकील है जिसने फीस ली है उसकी जिम्मेदारी है कि जनाब वो केस उसने लड़ना है। मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब इस हद तक सोच रहे होंगे जनाब कि मेरी बदनामी हो जाएगी, पहले जान अली वाले केस में बड़ा जनाब मैं बदनाम हुआ हूं तो ये मुल्क रियाज के साथ बदनामी वाली बात, जो फैसला ही हो गया है यार, जिसने जो किया है यानी जेना खादियां गाजरा ढिड्डों ने पीर, तो माफी अगर किसी के लिए नहीं है तो फिर ना जरदारी साहब बचा सकते हैं और ना ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब किसी को बचा सकते हैं। इस तरह की जो है ये सूरत हाल बनी हुई है। तो ऑनरशिप जो है, जो फौज को ऑनरशिप लेनी चाहिए वो फौज ऑनरशिप लेगी और जो ऑनरशिप जो है वो हुकूमत को लेनी चाहिए वो हुकूमत ऑनरशिप लेगी। और फिर एक और खबर है कि जिसको लोग समझते हैं कि शायद बहुत बड़ी वो डेवलपमेंट हो गई हुई है कि मोदी साहब अमेरिका ने एक मरतबा फिर टैरिफ लगा दिया 25%, यानी 50% जो है वो टैरिफ लग गया हुआ है भारत में।
चीखा निकली हुई उन्होंने दिया, बल्कि होते ना हुकूमत तो ज्यादा वहां जो सनतकार हैं उनकी चीखें निकली हुई, जो माल सप्लाई करते हैं अमेरिका को। अच्छा, वहां ये भी बातें हो रही है पाकिस्तान में जनाब, पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है जनाब, ये अपना जनाब जो तजारत जो है वो बढ़ाए उनके साथ, अमेरिका के साथ जनाब। हमारा तो 19% टैरिफ है, अद्वियात भेजे, कुछ ये भेजे, भाई साहब असली अद्वियात के पता नहीं कितने कितने लेने हैं। साड़ी तो लागत ही नहीं ज्यादा है, पहले लागत कट करो टेक्सटाइल पे, अद्वियात पे, तो फिर अभी अपनी जगह और बना सकते। ये 1-2 सालों में ये इनके होते हुए ये इनको पाकिस्तान को ये कोशिश करना पड़ेगी कि 5-7 अरब डॉलर की जो है तजारत मजीद उनके साथ जो है वो बढ़ाई जाए। बाकी बार दूसरे मामला हैं कि उन्होंने जहां क्या करना है और हमने वहां क्या करना है। तो वो मोदी साहब जो जा रहे हैं चीन, और समझा जा रहा कि जनाब वो जो उन्होंने कहा था भारत ने जब उनके ऊपर पाबंदी लगी थी जनाब, चीन भी हमसे ज्यादा दूर नहीं है, शायद उस तरह मामला बढ़ेगा। ये कोई एक्सक्लूसिव विजिट नहीं है उनका कि सिर्फ वही जा रहे हैं। ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, सरबराह इजलास, उसमें जा रहे हैं। 31 अगस्त को ये इजलास होगा चीन में, उसमें जा रहे हैं। लेकिन भारत लोग अगर वो जा रहे हैं वहां तो उनकी चीन के सदर के साथ भी बात होगी, फिर वो जो साइडलाइन मुलाकातें हैं वो भी होंगी, हो सकता है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ भी उनकी बात हो। तो मामला जो है वो खित्ते में जो शंघाई ताउन तंजीम तो है कि जनाब जो खित्ते इस खित्ते के ममालिक हैं वो आपस में तजारत वगैरह करें, फरोग दें, और फिर अमन की बात हो, वहां पे राहें तो खुलती हैं। लेकिन इसको अगर इस अंदाज में देखें जनाब, वो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चीन के साथ जाके मिल रहा है, ये फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ये भारत जो है ये या तो अमेरिका के सामने घुटने टेक दे या फिर चीन के सामने घुटने टेक दे, और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। फर्क पड़ेगा, लचक दिखाएगा गुफ्तगू में भारत जो है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है सरदस्त कि जनाब चीन के साथ इकमिक हो जाएगा, सरहदी तनाजा तय करके आ जाएगा। जो भी है पेशरफ्त जरूर होगी। ये सारे मामला थे जो मैंने आपके सामने रख रहे थे। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।